तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के इस आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अ, जो भारत में अंग्रेज़ थे वो कैसे आते हैं। और बेसिकली हम तो ये बात कर चुके हैं कि अंग्रेज़ कैसे आते हैं, लेकिन हम ये बात करने जा रहे हैं कि अंग्रेज़ किस रूप में आते हैं और उनका वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है उनसे उसका क्या रिश्ता रहता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि जब वो भारत में आते हैं तो उनकी रेवेन्यू पॉलिसी क्या रहती है। तो सबसे पहले बात यह है कि इन द मिड 18th सेंचुरी व्हेन कंपनी राज वाज ग्रेजुअली बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, द डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन विथ इंग्लैंड गेव कंपनीज सर्वेंट अ फ्री हैंड इन इंडिया टू बिहेव लाइक देयर ओन मास्टर. There was misinformation and lack of interest about Indian affairs in Britain, and as a result, before 1784, new policies were hardly ever initiated from London. But although the sub-imperialism of the company's men of the spot has been important motivating factor behind much of the territorial conquest in India, the relationship between the state and the company was much more complex than what was implied by the fact. तो मामला पूरा ये है कि धीरे धीरे कंपनी राज कायम हो रहा था भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य 18वीं सदी के मध्य तक। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि चूँकि इंग्लैंड से कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी दूरी ज़्यादा थी, इस वजह से उन्हें एक तरीके का फ्री हैंड मिला हुआ था, यानी जिससे वो अपने मर्ज़ी के मालिक थे और यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते थे। और ये हालात 1784 तक भी चलते रहे। और इस दौरान वो क्या करते थे कि इसमें उनका एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि वो किसी तरीके से कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे, अपने इलाके को बढ़ाना चाहते थे। Not only the company's existence depended on the renewal of the charter, but right from the 17th century, the company's servant in India acted on the concept of delegated sovereignty. यानी कि मतलब ये है कि डेलीगेटेड सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि एक अजम्पशन, मतलब जो इंग्लैंड के वास्तविक अथॉरिटी है उससे एक तरीके से चार्टर लेके वो यहाँ पे एक अपनी स्वतंत्र संप्रभुता कायम करते हैं। और इस तरह से वो भले उनको इंग्लैंड के राजा से चार्टर मिलता हो, लेकिन वो इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बचा के रखते थे। ठीक है। और company had to depend on the successive governments in London for the various matters, and the latter was ever ready to provide it in exchange for a hefty subscription to the state exchequer. तो यही मतलब है कि तो यही मतलब है इसका कि यहाँ पे जो एक मतलब बड़े पैसे बड़े घूस के एवज में किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो कंपनी के जो इंटरेस्ट होते थे वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक उस लंदन की जो पॉलिटिक्स होती थी, उनकी वहाँ की जो शहरी राजनीति होती थी, वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा दखल होता था। और इसलिए कई सारे पार्टीज़ के कई सारे दलों के बीच में जो झगड़े होते थे उसमें कंपनी अपने आप को एक अपना एक अलग ही दर्जा मेंटेन किए हुए थी। इससे क्या होता है कि सिर्फ 4 लाख पाउंड के बदले, मतलब 4 लाख मतलब कंपनी देती है और वहाँ की सरकार कंपनी के जो यहाँ पे मामले होते हैं उस पर दखल देने का काम नहीं करती है। और ये स्थिति 1763-64 तक चलती रहती है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब यहाँ पे एक ये चीज़ डेवलप होती है कि
जो कंपनी के ऑफिशियल्स रहते हैं वो जब यहाँ से वापस जाते हैं इंग्लैंड में, तो वो काफ़ी अमीर होके आते हैं, और उनकी वो इतने ज़्यादा अमीर होते हैं कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक उनके अंदर एक चीज़ आती है कि यार ये लोग वहाँ पे व्यापार करने जाते हैं कि वहाँ पे अमीर हो जाते हैं। वो ऐसा यहाँ पे करते क्या है जिससे कि कंपनी तो घाटे में जा रही है, कंपनी के ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है, और ये बेशर्मी से पैसा मांगे जा रहे हैं, लेकिन इनके जो कंपनी के कर्मचारी हैं, इनके कारकुन हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अमीर हो रहे हैं जैसे कि कुबेर हूँ। तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे। तो इस चीज़ को समझने के लिए कई सारे मतलब सरकार अपने कई सारे नुमाइंदों को भेजती है यहाँ पे, और उनके ऊपर नज़र रखती है कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। तो उनसे ये पता चला कि ये लोग यहाँ पे आके करप्शन करते हैं, और ये लोग कंपनी का ट्रेड तो करते हैं, इसके अलावा एक प्राइवेट ट्रेड भी चलता है इनका, और इस प्राइवेट जो ट्रेड होता है इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक पैसा बनाते हैं। और यहाँ पे इसलिए इन्हें ईस्ट इंडियन नवाब कहा जाता था। जो वहाँ के जो सम्भ्रांत वर्ग थे वो जलन के मारे इन्हें ईस्ट इंडियन नवाब कहते थे। As the company's empire in India expanded, the British government also felt that it could no longer be allowed to remain outside the ambit of the state. तो जैसे जैसे कंपनी का राज बढ़ता गया और उसके इलाके बढ़ते गए, तो ये तय होने लगा कि अब ये मुनासिब नहीं है कि कंपनी अपने हिसाब से मतलब कंपनी का जो राज है वो सिर्फ एक हिस्से तक ही कायम रहे। एडमंड बुर्के के सिफारिश पे 1772 में ये तय हुआ कि ब्रिटेन की जो संसद है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वो कंपनी के मामलों में दखल देना चाहिए। और इस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होते थे, मतलब बंगाल के जो गवर्नर जनरल, इस समय तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते नहीं थे, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट होती थी, जैसे क्लाइव हो गए, हेस्टिंग हो गए, वो भी कुछ एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विद द क्राउन अपने आप को कायम रखना चाहते थे। और इससे उनकी जो ताकि वो ब्रिटेन के अथॉरिटी को मक्खन लगा सकें और अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो सत्ता है, उसको एक वैधानिकता प्रदान कर सकें। There was, of course, no political will yet to impose any direct control over company affairs in India, except in matters of defense and internal order, and establishing of sovereignty was still being considered to be too drastic measure. तो ये मामला था कि यहाँ पे फिर भी इस तरह की डायरेक्ट कंट्रोल की कोई कोशिश नहीं की गई। द एग्जिस्टिंग अब्यूजेस वर देयरफॉर टू बी करेक्टेड बाय अटैकिंग द कंपनी सर्वेंट बट नॉट द कंपनी इटसेल्फ। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर तो कार्रवाई होती थी, लेकिन खुद कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लॉर्ड क्लाइव इन 1773 एंड वॉरेन हेस्टिंग इन 1786 वर ट्राइड अनसक्सेसफुली फॉर मिसकंडक्ट, एंड लेटर इन 1806 लॉर्ड वेलेस्ली हैड टू गो थ्रू द सेम ऑर्डर। मतलब इनके जो भी घपले थे, जैसे लॉर्ड क्लाइव ने 1757 से 64 के बीच में जो घपले किए थे, उसके ऊपर क्लाइव पे 1773 में मुकदमा चलता है, हेस्टिंग पे 86 में चलता है, क्योंकि ये दोनों भी मतलब ये दोनों ही लोग अपने कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा घपले करते हैं, और बाद में वेलेस्ली का भी यही अंजाम होता है। इसलिए क्या होता है कि एक सेलेक्ट कमेटी का संसदीय सेलेक्ट कमेटी का गठन होता है अप्रैल 1772 में कि आखिर चल क्या रहा है, इसका पता लगाया जाए, और इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम का, इस समस्या मतलब इस संवैधानिक समस्या का निजात क्या है, कैसे निजात पाई जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये सब किया जाता है। तो इसमें ये चीज़ कैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे हुआ, फिर कब हुआ, क्यों हुआ, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस सेलेक्ट कमेटी का गठन होता है।
There was therefore a concern about lowering of a moral standard which might also bring corruption in British politics. Adam Smith, in his book An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nation, brought in a new school of economic thinking that condemned the companies enjoying exclusive monopolies. अब जब एडम स्मिथ अपनी किताब जिस किताब के बारे में मैं बता रहा हूँ, एन इंक्वायरी एंड द वेल्थ ऑफ नेशन, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो आता है इससे वहाँ की जो आर्थिक आइडियोलॉजी रहती है, जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, उससे एक नया आइडियोलॉजी आती है। अब तक क्या होता था कि मैंने जैसा बताया कि कंपनी जो है भारत में 3 फेजेस में रूल करती है, मतलब अंग्रेज़ों का जो रूल रहता है वो 3 फेजेस में रहता है। पहला रहता है मर्केंटलिस्ट फेज, दूसरा रहता है कैपिटलिस्ट फेज, और तीसरा रहता है इंडस्ट्रियल, और एक और फेज रहता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल। मामला ये है कि जो मर्केंटलिस्ट फेज है ये अब ख़त्म होने को आ रहा है, क्योंकि मर्केंटलिस्ट फेज में ये होता है कि एक देश की एक कंपनी की मोनोपोली होगी, एक देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, जैसे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रांस में एक और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको कहते हैं कैम्पेगनी दिस इंडीज ओरिएंटल, ये फ्रेंच में इनकी कंपनी है जो कि इसे फ्रेंच मोनोपोलिस थी। पुर्तगाल की जो कंपनी थी उसका नाम था इस्तादो दा इंडिया। तो इस तरीके की जो विभिन्न देशों की जो कंपनी थी, ये सब अपने देश की एक कंपनी थी, लेकिन देखने से लग रहा है कि कई सारी कंपनी थी, लेकिन इनको अपने देश की तरफ से मोनोपोली मिली थी। तो ये सब मर्केंटलिस्ट फेज की वजह से होता है। कैपिटलिस्ट फेज तब शुरू होता है जब एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में ये कहते हैं कि एक मुक्त व्यापार होना चाहिए और मुक्त बाजार होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो बाजार है वहाँ से जितने भी मतलब बाजार को खोल देना चाहिए, और जो बाजार में कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन होने की वजह से एक कंपटीशन होने की वजह से सर्विस क्वालिटी, गुड्स क्वालिटी, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये एक विचारधारा इंग्लैंड में प्रवाहित होती है, क्योंकि बात ये है कि अब ये फेज़ आ रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो वो है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो भी होने शुरू हो चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अब एक चीज़ तो तय है कि अब आप मार्केट में मोनोपोली बरकरार नहीं रख सकते, अब आपको नए नए प्लेयर्स को एंट्री देनी होगी। इस वजह से यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको अब ये तय किया गया कि इसके ऊपर जो इसकी मोनोपोली है उसको कट की जाएगी, और धीरे धीरे जब जैसे जैसे चार्टर आते जाएंगे वैसे वैसे उसके जो इकोनॉमिक राइट, मतलब ट्रेडिंग राइट्स है, उसको कम किए जाएंगे। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ये कहा गया था कि जो कंपनी के जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ये कहा गया था कि जो कंपनी के जो भी व्यापारिक अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ चाइना के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के, और 1833 में वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ती जाती है, और यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि
जो मोनोपोली राइट्स हैं उसको कट किया जाता है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खास बात ये रहती है कि एक पहली बार एक फॉर्मली एक चीज़ मानती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट कि भारत के जो इंडियन अफेयर्स रहते हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो सारे चीज़ें सबमिट करने होंगे, जो भी सिविल मिलिट्री रेवेन्यू मैटर है उस सारी चीज़ों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी सबमिट करना होगा। और ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारी चीज़ें देगा, इससे रूबरू कराएगा ताकि जो ब्रिटेन की संसद है या ब्रिटेन की सरकार है उसको ये चीज़ें पता कर सके और इस मामले में आगे पॉलिसीज़ बना सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस वजह से द एक्ट वॉज बाई नो मीन्स इस तरह से ये सारे एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है। लेकिन जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है वो किसी भी तरह से संतुष्टिजनक नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ों को एड्रेस करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ये एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है इससे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि एक कंट्रोलिंग का पावर मतलब एक सुपरवाइजिंग का कंट्रोल सुपरवाइजिंग जो होता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1781 में, जो कि और ज़्यादा डिफाइन करता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्राधिकार कितना है। इसके अलावा और कुछ नहीं था। एक और करेक्शन आता है 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन ये भी एक तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ ही था। तो कंपनी के जो टेरिटोरियल पोजीशन थे उनको हाथ नहीं लगाया गया और सिर्फ पब्लिक अफेयर्स और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मसले थे उन्हीं को ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल उस पर कायम किया गया। 6 मेंबर की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और चांसलर ऑफ एक्सचेकर और प्रिवी काउंसलर जैसे पद भी बनाए गए। ये भारत के जितने भी डायरेक्शन और कंट्रोल का मामला था उससे इसका वास्ता था और उसको ही देखने वाला था। जैसे सिविल के मामले हो गए, मिलिट्री के मामले हो गए, रेवेन्यू के मामले हो गए, इन सब चीज़ों को देखना था इसका। तो इस तरीके से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो अपने पोजीशन को रिटेन करता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कॉमर्स और पैट्रोनेज रहता है, लेकिन सिर्फ क्राउन का अप्रूवल रहता है। लेकिन इस अरेंजमेंट की भी कुछ खामियां थी। जैसे पहली और सबसे बड़ी खामी ये थी कि जो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज द प्रोविज़न ऑफ 2 मास्टर ऑफ द गवर्नर जनरल फॉर द गवर्नर जनरल, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसके ऊपर 2 बंदे बैठे थे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अब यहाँ पे ये तय ही नहीं हो पा रहा था कि गवर्नर जनरल सुने किसके। तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही गवर्नर जनरल कुड इजीली प्ले हिज 2 मास्टर्स वन अगेंस्ट अनदर एंड एक्ट एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये हो सकता था कि गवर्नर जनरल दोनों को मुगालते नहीं रहते और अपने हिसाब से उसको जो भी सही करना हो, सही लगे वो करता रहे। But on the other hand, a factious council and inability of the governor general to override its decision could often make him ineffective, particularly as his right to use the army had been curbed. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर 1786 में फिर से अमेंडमेंट लाया जाता है और इन जो भी खामियां थी इसको दुरुस्त किया जाता है। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है उससे कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया जाता है अगले 20 साल के लिए, यानी कि नेक्स्ट चार्टर आपका आने वाला है 1803 में। और इसमें ये कहता है कि ये जो
कंपनी के जो भी मतलब पोजीशन रहते हैं वो उसके पास ही बरकरार रहते हैं, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, गवर्नर जनरल की जो पावर रहती है वो काउंसिल के उस ऊपर भी एक्सटेंड कर दी जाती है, और गवर्नर का मतलब बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर रहता है वो उसके अंडर में रह जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी जो चल रहती है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एक रेगुलर कोड ऑफ ऑल रेगुलेशंस दैट कुड बी इनेक्टेड फॉर द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन बंगाल वाज नेम्ड। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो हुकूमत का सारा निज़ाम अब बंगाल से गवर्न होता है, और बम्बई और मद्रास अब एक सब सर्वेंट और एक प्रोविंस की तरह, कंपनी के प्रोविंस की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर 1808 में हाउस ऑफ कॉमन्स आता है। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या करता है, जो कि मतलब वहाँ की लोकसभा है, वहाँ पे एक कमेटी गठित होती है जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है और अपनी रिपोर्ट 1812 में सबमिट करती है। यहाँ पे क्या होता है, द फ्री ट्रेडर्स इन द मीन वाइल हैड बिकम डोमिनेंट इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड वर डिमांडिंग फ्री एक्सेस टू इंडिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैपिटलिज्म अपना वर्चस्व दिखा रहा है, और यहाँ पे अब वो चाहते हैं कि उनको भी यहाँ के ट्रेड में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट का पार्ट मिले। The Menthamite reformists and the evangelists tried to influence the British politics and British policies in India, and they gained a decisive voice when the evangelist Charles Grant was elected to the court of director. इसी वजह से जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है उसमें क्या होता है कि कंपनी के चार्टर को तो रिन्यू किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो ट्रेड है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसमें जो मोनोपोली रहती है, ट्रेडिंग मोनोपोली, ये कंपनी की ख़त्म की जाती है, और यहाँ से सिर्फ जो है चाय वाला जो चीन के साथ चाय वाला जो ट्रेड रहता है वो उसको बरकरार रखता है अगले 20 सालों के लिए। तो एक चीज़ ये होती है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज दस एन इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क इन द पुश टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इस चार्टर एक्ट जब 1833 आता है तो यहाँ पे एक फ्रेश और चार्टर अगले 20 सालों के लिए आता है, और यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे कंपनी की जो चार्टर और 20 साल के लिए रिन्यू किया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जो मोनोपोली ऑफ कंपनीज ट्रेड है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, और कंपनी से उसके जो भी कॉमर्शियल अधिकार होते हैं, जो भी कॉमर्शियल फंक्शनिंग होती है वो छीन ली जाती है, और उसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस बना दिया जाता है। तो ये सब असरात होते हैं रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1832 जो कि इंग्लैंड में आता है, और इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा चाइना से जो मोनोपोली होती है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 1813 के चार्टर एक्ट की खास बात ये एक और चीज़ रहती है कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का आना अलाउ कर दिया जाता है, और यहाँ से एक नई आइडियोलॉजी इंडिया में प्रवेश करती है जो कि ये कहती है कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों से अलग हैं, और सिर्फ अलग नहीं है बल्कि भारतीयों से सर्वश्रेष्ठ भी हैं। और इस तरीके से ऐसी आइडियोलॉजी आती है जो कि ब्रिटिश प्राइड और ब्रिटिश नेशनलिज्म को आगे रखते हुए, और यहाँ के जो लोकल कॉलोनियल रूलर्स हैं या फिर लोकल कॉलोनियल सब्जेक्ट्स हैं उनको इग्नोर करते हुए अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलता है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाउ बिकेम द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होगा अब वो इंडियन अफेयर्स का वो मिनिस्टर भी कंसीडर किया जाएगा, और उसको यहाँ के जितने भी मामले हैं उसको देखने का अधिकार भी होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, और वो भी अपने जो इसका जो काउंसिल होगी उसका इस पर अधिकार होगा, और जो कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मामले में जो भी इसके वो
होंगे उस पर इसका सुपरवाइज करेगा. With the extension of territories and influx of British settlers into India, there was need for uniform laws. The Governor General in Council was therefore empowered to legislate for the whole of the British territory in India, and these laws were to be applicable to all person, British और Indian. इसलिए एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, और वो लॉ कमीशन उसने किया, और वहाँ पे भारत के संदर्भ में जो भी लॉ होने थे, मतलब जो भी एक यूनिवर्सल लॉ होने थे उसको बनाने थे. तो ये सारी चीज़ें हैं. Although in India during all these years demands were being raised for the abolition of company rule, the British government was not yet sure about the such measure. तो मतलब मांग तो काफ़ी ज़्यादा उठ रही थी, लेकिन ये जो था चार्टर एक्ट 1833 तक ये सरकार डिसाइड नहीं कर पाई थी, और 1853 तक उसका चार्टर रिन्यू कर दिया था. लेकिन इस टाइम तक, बट दिस टाइम नॉट फॉर अनदर 20 ईयर्स. लेकिन जो 1853 में जो चार्टर एक्ट आता है, इस बार 20 साल का कोई मियाद नहीं दी गई है. और यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी के जो भी मतलब उसके इलाके थे उसको अपने पास रखने के तो दिए गए थे, लेकिन उसमें ये तब तक था जब तक कि वहाँ की जो महारानी थी उनकी इच्छा हो. तो एक तरीके से एडहॉक जैसी सिचुएशन यहाँ पे बन गई है. The act also provided for the separation of the executive and legislative function of the Governor General's Council by adding new member for legislative purpose. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो फंक्शन थे उसको अलग कर दिया गया, और अब कंपनी का जो कंट्रोल है वो भी अब गवर्नर जनरल को मतलब एक तरीके से उसकी ताकत कम कर दिया है. और एक सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट की जो चीज़ें होती है वो यहीं से इंट्रोड्यूस की जाती है कि अब से जो भारत में जितने भी कंपनी के जो कर्मचारी होंगे या फिर ब्रिटिश कर्मचारी होंगे वो भारतीय सिविल सर्विस के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगे. Already deprived of its commercial privileges, the company hereafter hardly ever controlled policies in India. तो अब स्थिति बस ये थी कि जैसे तैसे कंपनी चल रही है और यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अब हालात ये हो गए थे कि अब वो ट्रेड से तो हाथ धो बैठे थे और उसके ऊपर नियंत्रण भी इतना ज़्यादा था, और चूंकि इस बार उसको 20 साल का चार्टर भी नहीं मिलने वाला था, तो अब उसको ये भी खतरा बन जा रहा था कि उसके वजूद को ही मतलब ख़त्म ना कर दिया जाए. और ऐसा हुआ भी 1858 में, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया, और 1858 में जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आता है उसमें जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं, ये जो है यहाँ पे ब्रिटिश राज क्राउन रूल आता है अब, और कंपनी राज को एबोलिश कर दिया जाता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं. इस तरीके से हम देखते हैं कि पार्लियामेंट और कंपनी का राज जो रहता है भारत में वो कैसा रहता है. एक तरीके से चूहे बिल्ली वाला खेल रहता है, और उसी तरीके से इनका जो रिश्ता रहता है वो बरकरार रहता है. तो अब हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू के बारे में. तो अब सवाल ये है कि इनका लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कैसा था. तो चूँकि मैंने जैसे बताया कि जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक कॉरपोरेट थी, ठीक है, वो एक कंपनी थी, और कंपनी का सिर्फ एक ही काम होता है और वो है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट जब उसका काम प्रॉफिट होता है तो फिर
कहाँ चला गया? ये रहा। यहाँ पे है हम लोग। हाँ, तो चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉरपोरेट का शक्ल ले रही थी, तो वो एक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ही उसका सबसे बड़ी चीज़ थी, और प्रॉफिट के लिए वो सब कुछ करती थी। तो जब से उसे बंगाल की दीवानी मिली थी 1765 से, उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब से दीवानी मिली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन का जो मेन मसला था, वो था जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सके, जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, उतना ज़्यादा अच्छा है। और एग्रीकल्चर वॉज द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम। हेंस ऑल्दो द नवाबी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटेन विथ मोहम्मद रजा खान एज नायब दीवान फॉर द कंपनी, several land revenue experiments were introduced in has to maximize extraction। तो होता क्या है कि 1765 में क्या होता है कि जो बक्सर का युद्ध हो जाता है जब ख़त्म, तो इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है कि कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ढाका के जो एक दीवान रहता है मोहम्मद रज़ा खान, उसको रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि कलकत्ता मुर्शिदाबाद बुलाता है, और वो नायब दीवान बन जाता है कंपनी की तरफ से। और वहाँ यहाँ पे आके वो अपने काफ़ी ज़्यादा कंपनी की मदद करता है। और इसमें क्या होता है कि कंपनी भी ऐसे ऐसे कुछ काम करती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ाया जा सके, और यहाँ पे कुछ कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे हौच पौच हो जाती हैं, और यहाँ पे रज़ा खान को एक बलि का बकरा बना के एक ऐसी सिस्टम क्रिएट किया जाता है जहाँ पे किसानों से, काश्तकारों से बेहिसाब कर वसूला जाता है, और उसे एक तरीके से रज़ा खान के सर पे मर दिया जाता है। और इस तरीके से वहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होने लगती है। वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर रहता है, तो वो क्या करता है कि इस सिस्टम से पूरी तरह से निजात पाने के लिए क्या करता है कि वो एक नया सिस्टम लाता है जिसे कहते हैं फार्मिंग सिस्टम। और यहाँ पे वो क्या कहता है कि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, ये रेवेन्यू कलेक्शन को चार्ज करते हैं, और यहाँ पे जो है जब तक रेवेन्यू कलेक्ट करते रहेंगे, उनके लैंड रेवेन्यू राइट जो रहती है वो हाईएस्ट बीडर के पास चली जाती है। यानी जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन का चार्ज चला जाएगा। और यहाँ पे सनसेट लॉ अप्लाई होता है, जो जब तक टैक्स दे रहे हो तब तक ठीक है, टैक्स देने में एक दिन के भी आनाकानी की तो फिर ज़मीन चली जाएगी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा जाता है, और यहाँ के जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उससे कहा जाता है कि यहाँ के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त किया और करो। यहाँ पे आते ही वो ये इस चीज़ का उसे एहसास होता है कि यहाँ पे जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि इससे जो कृषि है, यहाँ की एग्रीकल्चर, वो बर्बाद हो रही है। और यहाँ पे
ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं होगा कंपनी के लिए, और जो उम्मीद थी पहले कि इतना ज़्यादा कलेक्ट होगा वो होगा नहीं, क्योंकि कंपनी के जो टैक्स के जो रेट्स थे वो शुरू से ही ज़्यादा थे, और जब शुरू से ही रेट्स ज़्यादा थे और उतना कलेक्ट ना हो पाए तो फिर नुकसान तो होना ही था। तो यही सारी सिचुएशन चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि कंपनी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुझे नेक्स्ट वीडियो को कवर करना चाहिए। मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।